हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और हम अपना कंटिन्यू करते हैं इनसाइट टेस्ट नंबर 20 सब्जेक्ट वाइज। तो हमने अभी एक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, ये दूसरा टेस्ट है जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कॉमन रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में बात किया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव है डे रिस्क करना और रिड्यूस करना फाइनेंशियल कॉस्ट किसका, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का। तो जानते हैं ये आता है किसके अंडर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर, जो कि टेक ओवर कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पेटकॉक क्या होता है, ये की इनपुट मटेरियल होता है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। अब पेटकॉक क्या होता है, ये एक बहुत ही पॉल्यूटेंट होता है, कोल से भी ज़्यादा पॉल्यूटेंट होता है और इससे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है एनवायरनमेंट और हेल्थ को। जो नॉर्मल कोल है उसको अगर आप उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि उससे ज़्यादा आप करते हो वे उसका प्रोडक्शन, तो फिर आपको एक 400 रुपये तक का देना पड़ता है, जो कि पहले छोड़ा होगा, लेकिन अब क्या है 400 रुपये तक का उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन पेटकॉक के बारे में ऐसा कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ये एग्जाम्प्ट है इन सब चीज़ों से, इस पर कोई भी किसी तरह की लड़ाई नहीं लगती है। Accident caused by sulfur dioxide and nitrogen dioxide। नेक्स्ट है इकोटोन। इकोटोन क्या है, इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ होती है और बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन डेंसिटी होती है अदर कम्युनिटीज़ के, अदर कम्युनिटीज़ अगर हम कंपेयर करें तो। इकोटोन नैरो भी हो सकते हैं और वाइड भी हो सकते हैं। इकोटोन ऐसा होता क्या है, इकोटोन क्या होता है, एक ट्रांजिशनल फेज़ होता है डिफरेंट इकोसिस्टम का, जैसे कि आपका ग्रासलैंड हो गया, ठीक है जी। अब इकोटोन जो है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है। डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये शो करता है फिनोमेना ऑफ एलेलोपैथी। और ये जो प्लांट जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं उनको जो लीव्स होती हैं वो वैक्सी होती हैं, जिनसे कि वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ना हो सके। वेटलैंड की बात करते हैं तो जो मार्स वेटलैंड होते हैं वो डोमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, हर्बेशियस के द्वारा, ना कि वुडी प्लांट्स के द्वारा। वेटलैंड को डिफाइन कैसे किया है कि कोई जैसे एक लैंड ट्रांजिशनल है किसी उसके बीच में, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच में। जैसे आपका ट्रांजिशन फेज होता है वैसे ही आपका वेटलैंड भी होता है, जहाँ पे आपका एक एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज होता है। अब मैर के बारे में क्या होता है, जो मैर है एक तरह का वेटलैंड ही है जिसमें किसी भी तरह का फॉरेस्ट कवर नहीं होता है और जनरली ये डोमिनेट किया जाता है पीट फॉर्मिंग प्लांट्स के द्वारा। ये दो टाइप के होते हैं, बॉग एंड फेन। देखिए नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन के बारे में है, जिसमें आपको पहले बताया था, जहाँ पे आपसे ऐसा पूछते ना क्या मेजर कॉज है, तो इस टाइप के आंसर ना सारे के सारे ऑलमोस्ट सही ही होते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं हम ब्लैक कार्बन के बारे में। तो ब्लैक कार्बन जो है ये कब निकल के सामने आता है, जब किसी फॉसिल फ्यूल बायोफ्यूल या फिर बायोमास को हम इनकम्प्लीट उसका इनकम्प्लीट कंबशन करते तब ये निकल के आ जाते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एमिट होते हैं बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में, और जो इनका एक लाइफ पीरियड होता है कुछ ही डेज़ का होता है, जैसे कि CO2 का है आपको सालों साल चलता रहता है, लेकिन ऐसा ब्लैक कार्बन के साथ नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिन तक ही ज़िंदा रहते हैं, या फिर कुछ दिन तक या फिर कुछ वीक तक, मतलब कुछ दिन से लेकर एक वीक तक ही ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को कि वो कैसे वेस्ट मिनिमाइजेशन को काम कर सके अपने इंडस्ट्रियल प्लांट्स में। स्पॉन्सर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि एक्ट करती है एज अ नोडल मिनिस्ट्री, और इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके असिस्टेंस के द्वारा, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा। मियावाकी फॉरेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, एक अर्बन फॉरेस्टेशन होता है जिसमें कि अपने बैकयार्ड को एक स्मॉल या फिर मिनी फॉरेस्ट के जैसे यूज़ कर सकते हो। ये इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया है, ये मैथड जो यूज़ किया जा रहा है केरला में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि जो मेन रीज़न है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, वहाँ पे जो रेनफॉल डेफिसिट हो रहा है उसका रीज़न है कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट। टोटल ट्री फॉरेस्ट कवर जो हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, आई डोंट थिंक कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, लास्ट 2 ईयर्स से इंक्रीज़ हुआ है, इतना आप याद रखो बस। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पाया जाता है एरिया वाइज। आप ये सीक्वेंसिंग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, ये प्रमोट करता है टूरिस्ट कहाँ पे, पुलिकट और नीलापट्टू में, जो एक फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है पिछले 12 सालों से। नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में बात करते हैं, रियली सॉरी, ये एक मनी रत्ना एंटरप्राइजेज है, किसके अंडर आती है और किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा।
ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट उन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को या फिर स्कीम्स को जो कि बताती है कि आप कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू कंजर्विंग एनर्जी मतलब कंजर्व करने एनर्जी को कि जिससे कि आप उसको आगे सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर सको। नेक्स्ट है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन होता है जिसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, या और हमें क्या करना है, साथ साथ फॉरेस्ट रिसोर्स को डेवलप भी करना है विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये भी याद रखिएगा। इम्प्लीमेंट किया गया है 3 टियर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये देखते हैं कौन कौन है। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी स्टेट लेवल पे, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे, और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी विलेज लेवल पे। जो एनएपी है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट की जाएगी फंड शेयरिंग पैटर्न पे 60:40 होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और अगर यही आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स में आ जाए तो 90:10 का हो जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो ये एनुअली पब्लिश किया था एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। टाइगर कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। टाइगर कॉरिडोर एक स्ट्रेच होता है, लैंड लिंक करता है कि टाइगर हैबिटाट का और अलाउ करता है उनके मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह। ओके तो ये जो प्लान है मतलब जो ये प्रोटेक्ट और इम्प्लीमेंट करने का जो प्लान है किसके अंदर आता है, सेक्शन 38V ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। सुमात्रन राइनो के बारे में बात करते हैं। जो सुमात्रन राइनोज हैं ये स्मॉलेस्ट लिविंग राइनोसोर्स हैं और ये ओनली राइनोज हैं जिनके 2 हॉर्न मिलते हैं देखने को। सुमात्रन राइनो जो हैं एक टाइम पे ऐसा कहा था कि रोम करते हुए बहुत दूर चले गए थे, वो करीब ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स तक क्या और कहाँ तक भूटान और ईस्टर्न इंडिया में भी जा चुके थे, ऐसा मतलब है, सुनने में आ रहा है। जो स्पीशीज़ हैं ये ओनली सर्वाइव कहाँ पे कर रही है इस समय, इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो। ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में बात करते हैं। ये इनहेबिटेड कहाँ पे हैं, वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में। ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल जो कि अब तक देश में पाए मतलब पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। कोलंबो डिक्लेरेशन की बात करें तो ये सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। इसका एम क्या है, हमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको 2030 तक हाफ करना है। और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है एक स्टैचुरी बॉडी, देखते हैं इसके बारे में। ये जो है किसके द्वारा कंस्टिट्यूट की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये जो है जो पहले हमारे पास आ चुका है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 है, उसी पे बेस्ड है। ये डिफ़ाइन करता है कि कौन कौन सा हमें प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, एक मतलब कौन कौन ये डिफ़ाइन करता है कि कौन सा एरिया जो है वो फॉरेस्ट है और हमें कैसे उसको रिजर्व करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है विलेज लेवल पे, या फिर विलेज फॉरेस्ट को भी कैसे करना है, इन सब बारे में बात करता है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट जो है डिफाइन करता है किसको, ओनली उनको जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आते हैं, सिर्फ उनके बारे में ही बात करता है। सेक्शन 38V जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वो एक्सप्लेन करता है कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, साथ ही साथ बफर या फिर पेरीफेरल एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व के बारे में भी बताता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके नॉलिल फ्लॉन के बारे में बात करते हैं। ये एक तरह का परसिस्टेंट है, टॉक्सिक और बायो एक्यूमुलेशन केमिकल है और इसको एक तरह से एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल ही माना जाता है जो कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसका जो सस्टेनली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं वो है सर्फिकेंट, कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इतना आपके लिए बहुत जानना। नेक्स्ट है कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। ये ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोजोन्स के बारे में इशू किसके अंदर किया गया है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, याद रखिएगा 1972 नहीं है, 1986 है। ओके CRZ1 के बारे में बात करता है। ये किसे उसको इंक्लूड करता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन जो है अलाउ नहीं होता एक्सेप्ट एक्टिविटीज़ फॉर एटॉमिक पावर प्लांट एंड डिफेंसेस। और नेक्स्ट बात करते हैं CRZ2 के बारे में। ये इंक्लूड करता है कुछ डिजिग्नेटेड अर्बन एरियाज़ है जो कि उसके अंदर आ सकते हैं, मतलब बनाया जा सकता है इसका लेकिन सब्सटेंशियली बनाए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो अलाउ होती हैं लैंडवर्ड साइड ओनली। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब किसके लिए जाना जाता है, किसका कंजर्वेशन होता है, ब्लैक बक का। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कुछ प्राइवेट लैंड्स पे भी फैली हुई है और इसका एक यूनिक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा, कि ब्लैक बक को प्रोटेक्ट किया जाए, कंसिडर किया जाए।
नेक्स्ट है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। ये एक मेजर थ्रेट जो अभी हमारे इंटायर इकोसिस्टम में उभर के सामने आ रही हैं, जनरल में भी और मरीन इकोसिस्टम में तो खैर पर्टिकुलरली। इनका साइज़ जो होता है वो लेस देन 5 mm होता है और ओरिजिनली जो है जनरेट की जाती है किसके द्वारा, डिग्रेडेशन ऑफ यूज्ड प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल इंडस्ट्री। नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस करते हैं। एक पर्सन की हेयरिंग कैपेसिटी जो है, मतलब जो हेयरिंग कैपेसिटी वो डैमेज हो सकती है अगर वो 75 dB का, मतलब आप मुझे बताओगे से ज़्यादा तक की अगर आवाज़ सुनते रहते हैं तो वो उनकी जो आवाज़ है वो आई मीन जो सुनने की कैपेसिटी है वो हार्म हो सकती है। इसके साथ ही जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने में रिकमेंड किया है कि जो इनडोर साउंड लेवल होता है वो 30 dB से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव जो नॉइस है, अगर उसको जो है एक क्राइम की तरह से भी रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 268 ऑफ IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फाइटो रेमेडिएशन जो है वो क्या है, एक यूज़ है जिसमें होता क्या है, प्लांट जो है वो प्लांट से जो भी हमारा कंटेमिनेटेड होता है क्या सॉइल और वाटर, उसको कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर को रिमूव किया जाता है। बायो रेमेडिएशन जो है ट्रीटमेंट है जो कि नेचुरली अकोरिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो और वो क्या करते हैं, जो हजार्डस सब्सटेंस है उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है वो लेस टॉक्सिक या फिर नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई एम सॉरी। और ये भी बात है जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं वो इजीली ट्रीटेड नहीं होते हैं बायो रेमेडिएशन के द्वारा। ओके, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के बारे में है। ये जो एक्ट है कुछ प्रोविजंस बनाता है किसके लिए, जिससे कि हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो अपेक्स लेवल दिया गया है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इनको स्टेट लेवल पे हम स्टेबलाइज कर सकें। ठीक है जी। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो एयर पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैशियस सब्सटेंस जिसमें कि नॉइस इंक्लूड हो वो भी इसमें आता है। बायो प्लास्टिक यूज्ड इन मेकिंग बैंक नोट्स, कौन से प्लास्टिक, ओके, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूट्रेट, PHB भी आप याद कर सकते हो। साथ साथ इसका यूज़ कहा जाता है कार के पार्ट्स मेकिंग में भी। ये प्रिपेयर किया जाता है वेजिटेबल्स ऑयल जो कि यूज़ होता है ऑयल या फिर गैस फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में, या फिर जो इलेक्ट्रिकल एंटी टर्मिनेट केबल्स आते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब हमारी वाटर बॉडी में क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिव होती है उनका इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये जो है वाटर बॉडी के आउटसाइड भी अगर हो सकता है, आउटसाइड मतलब ये हो सकता है। ओशन एसिडिफिकेशन जो है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से फैला है। ओके, अगर हम करें कार्बोनेट का जो कॉन्सेंट्रेशन उसको रिड्यूस करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक किसके लिए, सी वाटर्स के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया है कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वो अग्री करती हैं कि वो अपने अपने कंट्री में ओजोन डिप्लीटिंग जो भी सब्सटेंस है उनको फेज आउट करेंगी। ये पहले इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक यूनिवर्सल रेटिफिकेशन ऑफ इन हिस्ट्री यूनाइटेड नेशन जिसने ये अचीव कर लिया है। प्लैंकटन जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ये पैसिव स्विमर्स भी होते हैं क्योंकि इनकी लिमिटेड लोकोमोटरी पावर के थ्रू। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। इसका एम होता है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको हम मोर क्लाइमेट फ्रेंडली और लेस ससेप्टेबल टू क्लाइमेट चेंज बना सकें। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट जो है वो NAPCC के जो आठ क्लाइमेट मिशन हैं उनमें से एक है और गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, आउटकम ऑफ द अर्थ समिट 1992 क्या है, एजेंडा 21, और या फिर दूसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। यूनाइटेड UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो UNCED है, इसको हम रियो समिट या फिर रियो कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि हुआ था रियो द जेनेरियो में जून 1992 में। इसके आउटकम दो डिस्कस कर लिए, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तीसरा क्या है, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो ये एक एडिशनल एग्रीमेंट है जिससे क्या होगा, हम एडिशनल एग्रीमेंट है कन्वेंशन का किस पे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे।
प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करता है क्या प्रोसीजर होने चाहिए प्रोसीजर ऑफ रेगुलेटिंग किसके लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ किसका, LMO एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जो भी शिपमेंट्स हो रही है एक कंट्री दूसरी कंट्री में, उनका हैंडलिंग, उनकी पैकेजिंग, का ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही सेफ मैनर में हो। शिपमेंट को कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो कि क्लियरिफाई करेंगे कि वो LMO का ही एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि हैंडलिंग स्टोरेज से ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही सेफ्टी मैनर में हुआ, ये चीज़ बताएगा वो सर्टिफिकेट। इंडिया कहाँ मतलब इंडिया जो है प्रेजेंटली मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड है, वो है एक लोकटक लेक, दूसरा है केलोदेव नेशनल पार्क। चिल्का लेक भी एक टाइम पे हुआ करती थी, 1993 में इसको इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन 2002 में इसको हटा दिया गया। चांगवान डिक्लेरेशन जो कब अडॉप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के द्वारा। साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये जो साइट्स है ये एडमिनिस्टर की जाती है किसके द्वारा, UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज़ आती हैं जो कि एक्सटेंट हो चुकी हैं, फिर जो बहुत ही नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं और उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अपेंडिक्स 3 में जो है वो स्पीशीज़ आती हैं जो कि जिनको ज़रूरत है भी, मतलब कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं उनको कंजर्व करने की। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, किसके अंडर, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के द्वारा। बोर्ड में 28 मेंबर्स होते हैं और सबका टेन्योर जो है वो 3 सालों तक का होता है। ये इंश्योर करता है कि एनिमल वेलफेयर लॉ जो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए जाए और कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएँ, साथ ही साथ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को भी उनका रिकग्निशन दिया जा सके। हॉबारा बस्टर्ड के बारे में बात करते हैं, ये जो है एक टेरेस्ट्रियल बर्ड है जो कि बिलोंग करती है कुछ सेवरल स्पीशीज़, जिसमें कि कुछ लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड भी इंक्लूड हैं। जो एशियन हॉबरा बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन वो एक्सटेंड होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अक्रॉस सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट से होते हुए अरेबियन पेनिनसुला से जाते जाते सिनाई डेजर्ट तक होती है। इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। टेम्परेट डेसिडुअस बायोम के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ की सॉइल होती है वो जो है पोडोजोलिक होती है और फेयरली डीप होती है। ट्रीज़ जो है यहाँ पे ठंडियों के टाइम पे अपना पत्तियाँ जो है वो गिरा देते हैं, जिससे कि वो अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर सकें। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज बाय किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था, एडवर्ड विल्सन के द्वारा। स्पीशीज़ रिचनेस की बात करते हैं, जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी होती है वो रिफ़र करती है एक पर्टिकुलर एरिया या फिर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी, जो कि यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ के द्वारा उस इकोसिस्टम में। बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अगर हम ये जो है एक तरह का कंपैरिजन होता है एक इकोसिस्टम से लेके दूसरे इकोसिस्टम में, यूजुअली इसको अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ के द्वारा मेज़र किया जाता है, अमाउंट ऑफ स्पीसीज़। गामा डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये एक ओवरऑल डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है, डिफरेंट इकोसिस्टम में, एक रीजन में अगर डिफरेंट इकोसिस्टम है तो उनकी ओवरऑल डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है। लेदरबैक सी टर्टल के बारे में बात करते हैं, ये लार्जेस्ट है ऑल लिविंग सी टर्टल्स में। ओके, तो हम इतना यहीं तक ही रखते हैं, अब नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे पता है, आई नो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बट प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। तो मुझे बताइए मुझे किस जगह इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।